नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। इंडिया गठबंधन जो एनडीए के मुकाबले खड़ा होने की पुरजोर कोशिश कर रहा था और जिसके तमाम नेताओं की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरेगा जो मोदी का रथ रोक देगा और बीजेपी को धराशायी कर देगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को हराने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते के भीतर तस्वीर कुछ ऐसी बदली कि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब और बिहार तक इंडिया गठबंधन की जो तमाम क्षेत्रीय छत्रप थे वो एक एक करके गठबंधन से अलग होते जा रहे हैं। यूं कहें कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो तमाम इलाके थे जो जिनको मजबूत माना जा रहा था, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन, एक एक करके सारे किले ढहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते खड़ा भी रह पाएगा या फिर सारे क्षेत्रीय छत्रप अलग हो जाएंगे तो यह गठबंधन सिर्फ नाम का रह जाएगा। यूपीए पहले से ये गठबंधन था, लेकिन तमाम दूसरे दलों को जोड़ करके इंडिया गठबंधन को इसलिए तैयार किया जा रहा था कि चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल देश में एनडीए के खिलाफ खड़ा किया जाएगा जिसमें भूख बेरोजगारी से लेकर के तमाम दूसरे मुद्दे उठा करके सरकार को घेरा जा सकेगा। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान और परेशान करने वाली है, खासतौर से इंडिया गठबंधन के घटक दलों को लेकर। तो तमाम जो राज्य थे वहां से गुजरते हुए अब उत्तर प्रदेश पे सवाल हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन हो पाएगा या नहीं, और अगर होगा तो उसकी कितनी ताकत, कितना बड़ा वजूद रहेगा। तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के वो इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ही अकेले इसके लिए जिम्मेदार है या फिर जो क्षेत्रीय छत्रप है उनकी अपनी आकांक्षाएं, लालसाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो रही हैं कि वो इस गठबंधन के बारे में सोच भी नहीं पा रहे, उनके अपने हित पहले सामने आ गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या होगा आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश और यूपी और बिहार मिलकर के बहुत कुछ तय कर देते हैं कि आखिर देश में सरकार किसकी बनेगी। जो हवा का रुख है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ही तय करते हैं। तो आज इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी चर्चा में शामिल कर रहे हैं। तंजीद अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक है अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और मनोज भाई और तंजीद साहब आपका भी बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करनी चाहिए हमको लगता है कांग्रेस पार्टी से। तंजीद साहब, जो हालात, जो तस्वीर बीते एक हफ्ते में बनती हुई नजर आ रही है, आपको क्या अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन खड़ा रह पाएगा? बंगाल के बाद पंजाब और बिहार, तो क्या अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? मनोज जी नमस्कार, और बहुत दिनों बाद आपके कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, धन्यवाद उसके लिए। तो देखिए मनोज जी, जिस दिन से इंडिया गठबंधन दल घटक दल बने, कमोबेश उस दिन से ही हम लोग लगातार डिबेट में बैठ के चर्चा करते चले आ रहे हैं पिछले लगभग 6-8 महीने से कि इंडिया घटक दलों में दिक्कतें, परेशानियां ठीक है, हो सकती है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा, सारी बातें सही है। बिहार की स्थिति हम लोगों के लिए चिंताजनक है। हम लोगों को भी खबरें मीडिया के जरिए ही मिल रही है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान ना तो आरजेडी की तरफ से आया है ना तो जेडीयू की तरफ से आया है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से मीडिया में खबरें आ रही है, निश्चित रूप से परिवार अपना परिवार है, आरजेडी भी और जेडीयू भी, तो जाहिर की बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी चिंता हो रही है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये चीजें जो है अंदर खाने बैठ के समझ ली जाएगी आरजेडी और जेडीयू, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू ही वहां के प्रमुख दल है, तो वो समझ लेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमारे लड़ाई का अहम हिस्सा है और सीट बंटवारों पे बातचीत 3 राउंड की हो चुकी है और निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरीके से आसान्वित हैं कि अगले 1-2 राउंड की बातचीत में चीजें सेटल हो जाएंगी और फिर हम लोग फैसला कर लेंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगी। अब कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि इस पूरा इंडिया घटक दल जितने भी इसके हिस्सेदार हैं वो सब पूरी तरीके से मजबूती के साथ, जिस तरीके से, जिस प्लेज के साथ हम लोग इकट्ठा हुए थे, उसको जिम्मेदारी निभानी। जाहिर सी बात है कि हम बड़े दल हैं, हम उस चीज को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, लेकिन अच्छा हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि सारे घटक दल इस चीज को लेके बैठे और समझे कि जिस चीजों को लेके हम इकट्ठा हुए थे कहीं वो मुद्दे पीछे ना छूट जाए इस आपस के उसमें। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके चीजें सेटल हो जाए, सीटों को बंटवारा हो जाए, हम चुनाव में चले जाए। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी जाहिर जी।
मैं कह रहा था कि समित भाई, आज अखिलेश यादव का भी कोई रिएक्शन आया है इस पे। क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते, फिर दोबारा आपके पास आते हैं। जी। ये लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। देखिए, ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो अहमद साहब, आपने सुना अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आपकी है। दरअसल वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। ना आप अपने सहयोगी को मना पा रहे हैं, और ना ही अपने सहयोगी के साथ आपके जो संबंध है वो बेहतर हो पा रहे हैं, और ना ही सीट शेयरिंग पर आप कुछ ऐसे इस तरीके से आप लोग व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप ही सब कुछ पूरे देश में, सारी हर राज्य में सबसे ज्यादा सीटें आप ही को मिल जाए, भले ही आपका वजूद वहां पर उस राज्य में हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ी आप पर है, कांग्रेस पार्टी पर है। और कांग्रेस पार्टी अगर इस तरीके से कदम वापस खींचेगी तो निश्चित तौर पर जो घटक दल है वो अलग हो जाएंगे, अपना रास्ता तलाशेंगे। नहीं नहीं मानव जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से समझ रही है। आपको याद होगा मानव जी कि जब इंडिया घटक दलों की जब बैठक हुई थी तो ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने खड़गे जी का नाम प्रपोज कर दिया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। कांग्रेस ने ये तो नहीं कह दिया कि चलो ठीक है। कांग्रेस ने तो यही फैसला किया था कि जब जब चुनाव होगा उसके बाद, जब सारे संसद आएंगे, सारे घटक दल बैठेंगे और उसके बाद बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है। ममता बनर्जी जी के बयान के बाद भी अगर जयराम रमेश जी का आपने बयान सुना हो, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि ममता बनर्जी हमारे इंडिया घटक दल की बहुत अभिन्न अंग है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे हो सकेगा, जो भी हमसे बन सकेगा, उनको मनाने का, उनको बैठाने का, उनको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इंडिया घटक दल में जाहिर सी बात है, कांग्रेस एक परिवार को चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं और हम उस चीज को निर्वहन भी कर रहे हैं। लेकिन माना जी, एक चीज और भी समझना चाहिए कि हमेशा रिश्ते जो होते हैं वो शायद छोटे भाई की भी जिम्मेदारी उतनी होती है जितने बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने धर्म को हम लोग निभाएं, अपना गठबंधन धर्म है जिसको निभाया जाए। लेकिन हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे और भी हमारे घटक दल हमारे परिवार का हिस्सा है, उसी कोऑपरेशन के साथ, उसी मोहब्बत के साथ हम लोग के साथ भी पेश आए, तो ताकि चीजें अपने आप सिमट जाएंगी। ये सब बातचीत का मसला है। जहां पे भी मामले फंस रहे हैं मानव जी, दो चार सीटों का इधर उधर, कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमको सारी सीटें चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है जहां जिस क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, उस प्रभाव को कांग्रेस पार्टी समझ रही है और चाहती भी है कि जाहिर सी बात है कि इंडिया घटक दल के जितने प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा लड़ेंगे उतना ही फायदा होगा हमारा। और हम आए जितने प्रत्याशी एक सीट पे सिर्फ हम एक इंडिया घटक दल के प्रत्याशी दे पाए, तो इसमें सबका फायदा है। तो कहीं हम लोग इस चीज को, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ कि हमने कहीं, ना तो कहीं हमारी हट धर्मता है, ना तो कहीं हमारा ईगो है। हम तो चाह रहे हैं कि सब लोग बैठे, सब लोग बात करें और सब लोग संवाद के जरिए इसको समझा सुलझा लिया जाए। हम लोग तो इस पक्ष में है। चीजें पॉलिटिकल चीजें हैं, सब पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति के हिसाब से सब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी भविष्य के घर में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। अगले 2-3 दिन में परिस्थितियां और साफ होती जाएंगी। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। चलिए मनोज यादव जी, बड़े भाई की भी जिम्मेदारी और छोटे भाई की भी जिम्मेदारी पर तो उत्तर प्रदेश में भी तय नहीं कि कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, लेकिन फिर भी अगर हम कांग्रेस पार्टी को देश के लिहाज से बड़ा भाई मान लें तो उत्तर प्रदेश में छोटे भाई होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। निश्चय ही मानस जी, जो परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं विगत 2 दिनों से बिहार की, उत्तर प्रदेश को लेकर मैं क्लियर कर दूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में, ना सीट शेयरिंग को लेकर ना किसी तरीके से इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बातचीत सकारात्मक दृष्टिकोण से चल रही, लेकिन जो बात पश्चिम बंगाल और बिहार से आई है, मैं आप पार्टी का भी बयान और उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वहां पे बातें हो जाएंगी और बड़े एक स्टॉक के रूप में नहीं देखा जाता है पंजाब और दिल्ली को। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं वो चाहे बिहार की हो या पश्चिम बंगाल की हो, ये एक लगभग लगभग सैकड़े का आंकड़ा, छूता हुआ आंकड़ा है। और यहाँ पे अगर किसी तरीके का डैमेज होता है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा डैमेज होगा। और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी निश्चित ही
महत्वपूर्ण होनी। और अगर नीतीश जी छोड़ के जाते हैं इंडिया अलायंस को, तो मैं तो एक ही बात समझूंगा कि शायद ये सबसे बड़ा भारतीय जनता के साथ, भारतीय लोकतंत्र के साथ छलावा होगा, धोखा होगा। चूंकि बीजेपी के खिलाफ आपने ही इंडिया अलायंस का एक सूत्रधार बने, आपने पूरे देश में नेताओं को एक साथ किया। जो दल एक साथ नहीं बैठते थे, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे ममता जी हो, या तमाम सारे और दल हो जो एक साथ नहीं बैठते थे, सभी एक साथ बैठे। अब अगर किसी तरह की कोई शिकायत है, किसी से अपनी शिकायत भरे मंच से कही कि कांग्रेस 4 महीने के लिए चुनाव में बिजी हो गई और इंडिया अलायंस को उन्होंने बिल्कुल एकांत में छोड़ दिया, और उस दौरान भी जो घटनाएं घटी वो शायद मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस में नहीं होनी चाहिए। देखिए, मीडिया और बीजेपी दोनों ताक में रहते हैं कि कौन सी कमी निकल आए तो हम उस खबर को चलाते रहें और इंडिया अलायंस का नुकसान करें। नैरेटिव बनाया जाता है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। कल की घटना के बाद मैं ममता जी वाली बात को भी थोड़ा सा किनारे कर लेता हूं कि उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे, तो कांग्रेस के बीच बैठ के कोई संवाद हो सकता है और वहां पे रास्ता निकल सकता है। लेकिन जो बिहार में घटनाक्रम हो रहा है, या जिसकी आशंका हम आप सभी लोग लगा रहे हैं कि खबरें आ रही कि एनडीए का पार्ट होने जा रहे हैं नीतीश जी, ये मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी खबर है, इंडिया अलायंस के लिए बुरी खबर है। लेकिन इंडिया अलायंस में 28 घटक दल हैं, और 28 घटक दल में से अगर कोई एक दल चला जाता है तो इंडिया अलायंस का वजूद खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन एक बात और एक्सपोज हो गई, ये तो हम लोग एक पक्ष की बात कर गए, इंडिया अलायंस के घटक दलों की बात कर गए। एक बात और एक्सपोज हुई जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रामलला, तीन चीज है। एक विश्व गुरु है, रामलला इस देश और पूरी दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा हुई जिससे बीजेपी को माइलेज मिलेगा, और बीजेपी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी बेचारगी के साथ अपने आप को प्रदर्शित करती नजर आ रही है। ना नरेंद्र मोदी का कोई चेहरा है, ना बीजेपी के पास कोई ताकत है, और ना ही कोई विश्व गुरु है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया के द्वारा बनाया हुआ नरेटिव है। नरेंद्र मोदी को रियल में वोट चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री और सत्ता प्राप्ति कर सकते हैं। वो अनुप्रिया पटेल के रूप में हो, संजय निषाद के रूप में हो, ओम प्रकाश राजभर के रूप में हो, नीतीश कुमार के रूप में हो, अजीत पवार के रूप में हो, एकनाथ शिंदे के रूप में हो, यानी कि बीजेपी की कोई ताकत नहीं, बीजेपी का कोई वजूद नहीं, और सिर्फ ये टीवी मैनेजमेंट के द्वारा नरेंद्र मोदी को ताकतवर, बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक दल के रूप में बताया और दिखाया जा रहा है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर बिहार को लेकर खबरें पॉजिटिव नहीं आई तो कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या होगी, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। मैं तो एक बात कहता हूं, राहुल गांधी जी यात्रा करें, पूरी यात्रा करें, हर तरीके से यात्रा करें, लेकिन बात कौन करेगा, कौन बात करेगा। नीतीश जी जा रहे हैं तो कौन सूत्रधार बनेगा इंडिया अलायंस का, किसके नेतृत्व में बात होगी, और कैसे मीटिंगें नहीं हो रही, क्यों मीटिंगें नहीं हो रही, क्यों आपस में बातचीत नहीं करके जो डैमेज कंट्रोल करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण। मैंने सुबह ही खबर देखी कि खड़गे जी ने अपने तमाम सारे बिहार के पदाधिकारियों से, जो वहां के तमाम नेता, उनसे कहा, या असम के लोगों को माफ करिएगा, पश्चिम बंगाल के लोगों को जो बातें उनको कहनी चाहिए, क्या वो सारी चीजें गड़बड़ नहीं है क्या? आप बताइए, सिर्फ मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा संवादहीनता का आपको दृश्य देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने उसको भी रोका, और तत्काल रोका, और उसको सकारात्मक तौर से आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस लोगों से बात करे, लोगों को अपने साथ रखे, कैसे बड़ा दिल दिखाया जा सकता है, छोटों को कैसे मनाया जा सकता है, इस पे भी कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। नीतीश जी अगर इंडिया अलायंस छोड़ के जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो अपने जीवन की अंतिम राजनीतिक पारी खेलेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो, उपराष्ट्रपति के रूप में हो, किसी राज्यपाल के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, वो अंतिम उनकी राजनीतिक पारी होगी। लेकिन इस देश का, प्रदेश का, बिहार का और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि अगर आरएसएस को किसी ने संजीवनी दी, आरएसएस को किसी ने एक ताकत दी कि कैसे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किया जा सके, कैसे उनके अधिकारों को छीना जा सके, तो उसका दोष निश्चित रूप से नीतीश जी के ऊपर बढ़ा जाएगा। क्योंकि मैं इस बात को मान के चलता हूं,
ममता जी कुछ कह सकती हैं, वो अलग बात है, ममता जी की अपनी ताकत है और वो बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है, लेकिन वो दलितों पिछड़ों की बात ममता जी तो इस स्तर पे नहीं करती नजर आएंगी। नीतीश जी ने बड़ी बात की और बड़े काम किए हैं, और अगर वो बीजेपी के खेमे में जाके इस तरह करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश का, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये संपूर्ण देश का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है, वो नीतीश जी को कभी माफ करेगा। चूंकि ये अंतिम लड़ाई थी, और अंतिम लड़ाई इस तरह थी कि जब हमारी सारी संस्थाएं गिरवी होती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी बहुत, एक अंतिम बात कह के अपनी बात को मैं विराम देता हूं, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा है, आप कह लो, मैं कह लूं, कांग्रेस के साथी कह ले, हमारे मनीष अग्रवाल जी कह ले, तो फिर चुनाव आयोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था नियुक्ति का, उस तरह क्यों नहीं कर पाए? क्यों स्लीपर सेल रखे हैं? मानस जी, ये मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं बीजेपी पे, बीजेपी ने आरएसएस के स्लीपर सेल को बैठा रखा है इस देश की संस्थाओं पे। वो चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव हो, 4 बार रिटायर हो चुका है, 4 बार उसको एक्सटेंशन मिल चुका है। आप कल्पना करके देख सकते हो कि कितने खतरनाक स्लीपर सेल हैं पूरे देश में, चाहे वो चुनाव आयोग में हो, चाहे ईडी में हो, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव हो, मुख्य सचिव हो, चाहे किसी और देश की संस्थाओं पे बैठे लोग हो, ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। और सिर्फ एक ही काम करने का इनका है कि कैसे दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के अधिकारों को खत्म किया जाए और बीजेपी, आरएसएस अपना एजेंडा लागू कर सके। जी चलिए, मनीष अग्रवाल जी के पास चलते हैं। वैसे एक बात तो सही है कि विचारधारा इस देश की सियासत से लगभग खत्म होती जा रही है, कभी दक्षिण पंथियों के साथ, तो कभी समाजवादियों के साथ, तो कभी वामपंथियों के साथ। विचारधारा का एक तरीके से राजनीति में कोई औचित्य नहीं रह गया। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सियासी दल अलग अलग विचारधाराओं के साथ तालमेल बैठा लेते हैं, लक्ष्य एक की सत्ता चाहिए। चलिए खैर, ये तो एक दूसरी बात हुई, लेकिन मनीष अग्रवाल जी, आपसे सवाल ये है कि अगर जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के घटक दल एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं, किसको ज्यादा जिम्मेदार आप मानेंगे? क्या क्षेत्रीय दलों की हसरतें ज्यादा बड़ी हो गई हैं, या फिर कांग्रेस ठीक से बड़े भाई की भूमिका निभा नहीं पा रही है? नमस्कार मानस जी। मानस जी, यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, बंगाल में 42 हैं। इसमें से 121 सीटें इस समय भाजपा पे हैं। तो विपक्ष को ये ध्यान रखना होगा कि इन्हीं 3 राज्यों से सरकार का रास्ता जाता है। विपक्ष के पास वहाँ पे क्या है? कांग्रेस के पास यूपी में 1 है, बिहार में 1 है, बंगाल में 2 है। ऐसी समाजवादी पार्टी के पास यूपी में जो अपना अस्तित्व है वो है, अच्छे ढंग से है। मैं इसको ये नहीं कहना चाहूँगा, रीजनल पार्टीज अपनी जगह पावरफुल हैं, लेकिन इन्हें जो केंद्र में एक सूत्रधार चाहिए था जो इन पार्टियों को लेके चले, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वर्क करे, कोई जनता तक पहुंचने का वर्क करे। कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है वो ममता बनर्जी का ये कहना है कि हमसे संपर्क में नहीं है, हमें उस यात्रा में नहीं जोड़ा गया। यूपी में वो यात्रा आएगी तो अखिलेश जी कितना उनके संपर्क में है, कितना उन्हें जोड़ा जाएगा, ये आगे समय पे पता चलेगा। तो विपक्ष ने अभी इसकी कोई तैयारी नहीं करी कि हम पक्ष को कैसे, भाजपा को इस चीजों पे टोकेंगे या रोकेंगे। 162 में 142 में से 121 सीटें तो उनके पास पहले से ही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, इन राज्यों में अभी कैंडिडेट नहीं आए हैं, अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आए हैं। सरकार तक पहुंचने के, सरकार की बातों का विरोध करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा ना कि अगर वो रोजगार नहीं दे पाए तो आप लोग कैसे रोजगार दोगे, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं। उन सरकारी नौकरियों से आज आप सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो आपको अपनी बातें पहुंचानी पड़ेंगी। पब्लिक तो ये देख रही है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ थे आज वो मुखर होके कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, और उसमें हो सकता है जैसे कयास लगा रहे जा रहे हैं नीतीश कुमार जी 1-2 दिन में वापस एनडीए में शामिल हो जाए। तो पब्लिक के पास क्या मैसेज जा रही है कि सबसे रिलायबल रिसोर्स इस समय एनडीए गठबंधन ही है। अब जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं मीडिया ने मोदी जी की एक छवि बनाई है, तो आप लोग को उस छवि को काउंटर करना पड़ेगा। अगर मीडिया ने कोई छवि बनाई है तो उसको काउंटर करना पड़ेगा, उससे बढ़िया प्रत्याशी उनके सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा कि ये उनका ऑल्टरनेटिव है। अभी कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता। ममता बनर्जी से, नीतीश कुमार से बात करने के लिए क्या कोई आदमी डिप्यूट करा गया है? क्या कोई अभी तक बात करने गया है? कांग्रेस अपनी रैली कर रही है, अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है, और कोई भी बड़ा नेता अपॉइंट नहीं करा गया। और यही प्रॉब्लम्स पहले भी कभी कभी आई हैं। पहले कुछ और सरकारों का गठन हुआ है, जैसे कि गोवा में भाजपा ने अल्पमत की सरकार बना ली थी, कांग्रेस के पास उनसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन फिर भी वो सरकार का गठन नहीं कर पाए। तो आज का विपक्ष को ये मानना पड़ेगा कि देखिए, एंड में सारा नंबर गेम है, सरकार नंबर से ही बनती है,
पब्लिक को ये कन्विंस नहीं कर पा रहा विपक्ष इस समय कि हम तुम्हें लेके चलेंगे, जब वो अपने आप को ही लेके नहीं चल पा रहे, तो जनता में ये मैसेज कैसे जाएगा कि कल को वो जनता के लिए क्या बेहतर करेंगे, जनता तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे, कौन लोग पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी का अपना डिसीजन है, ममता बनर्जी का अपना डिसीजन है। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसे राजनीतिक दल ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है कि वो अपने वोटर को कांग्रेस पे ट्रांसफर नहीं कराना चाहते सीटें शेयर करने के बहाने, क्योंकि उनको ये मालूम है, जैसे ममता बनर्जी को ये मालूम है कि वो ये वोटर किससे लेके आई, कम्युनिस्ट से ये वोट ट्रांसफर करा के वो अपने पास लाई है। आज अगर वो कांग्रेस के संग तालमेल करके ये वोट उन्हें ट्रांसफर करा देंगी तो कल को ये वोट उनके पास वापस आएगा। नीतीश कुमार जी जो वोट बैंक से आज सरकार चला रहे हैं, वो वोट बैंक वो लालू जी से ही ट्रांसफर करके लेके आए थे, और लालू जी कांग्रेस से ट्रांसफर करके लेके आए थे। तो आज अगर नीतीश कुमार कोलैबोरेशन करेंगे, फिर से वो वोट ट्रांसफर हो गया तो कैसे चला जाएगा। और पक्ष ने देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न का सम्मान दिया, वो एक सोशल मैसेज है, वो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, वो एक विशेष समुदाय को एक मौका दिया गया अपने साथ जुड़ने का। जबकि भाजपा की इस समय बिहार में सरकार भी नहीं है, तब भी भाजपा ने वो सम्मान दिया। आपने देखा होगा पद्मश्री पद्म विभूषण की जो लिस्ट निकली है, उसमें हर तरीके के लोगों को केटर करा गया। तो इस तरीके से बहुत सी मैसेज दी जा रही हैं। इन मैसेजों का जवाब देने के लिए अभी मुझे नहीं लगता कोई कॉन्क्रीट प्लान है, और जो भी क्षेत्रीय दल है वो अपना वोट कांग्रेस को, बड़ी पार्टी को ट्रांसफर नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनकी स्थापना कहीं ना कहीं उसी वोट पे हुई है जो पहले ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस को मिलता था। और उनको ये डर सता रहा है कि अगर उनका ये वोट ट्रांसफर होके कांग्रेस के पास गया तो फिर आगे राज्यों के चुनावों में उन्हें बड़ी समस्या होगी वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए। अहमद साहब, ये बात सही है कि अभी तक कोई पहल नहीं दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जाए, कम से कम ममता बनर्जी से बात करके देखें, नीतीश कुमार से बात करके देखें। अगर आप अपने ही कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे तो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने का जिम्मा तो आपका था। और ये भी बात सही है कि नीतीश कुमार की पहल पे इंडिया गठबंधन तैयार हुआ। अगर नीतीश कुमार ही अगर चले जाएंगे तो जनता में तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। ममता बनर्जी जिन्होंने इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा, अगर वो आपके साथ नहीं है, जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार वो आपके साथ नहीं है, तो आम मतदाताओं के बीच क्या कह के जाएंगे आप? देखिए मानस जी, जरूरी नहीं कि हर चीज दिख ही रही हो तो तभी मानी जाए कि वो हो रही है। हो सकता है कि बैक चैनल पे हमारी बातचीत हो रही है, हम कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ रहे। हम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस चीज की गंभीरता को समझ रही है और जानती है कि इंडिया के घटक दलों की अहमियत क्या है। हो सकता है कि हम मीडिया के सामने जाके मीडिया के जरिए उन सब चीजों को नहीं रखना चाह रहे हो, हमने बैक चैनल डायलॉग ओपन कर रखे हो, ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो निश्चित रूप से हमारी पहल, बिल्कुल आपने जयराम रमेश जी का बयान देखा होगा ममता बनर्जी के बयान आने के बाद, उन्होंने कहा निश्चित रूप से हमें जो करना होगा हम करने को तैयार है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारा किसी के साथ कम्युनिकेशन टूटा हुआ है। वी आर इन टच विद एवरीवन। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जहां पे भी जो भी चीजें फिक्स करने की, कांग्रेस के हिस्से से फिक्स करनी है, वो हम फिक्स करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब कुछ फैसले, अब जैसे नीतीश कुमार जी का ही है, अगर फैसले नीतीश कुमार जी को लेना, उसमें कांग्रेस या कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने कुछ मन बना लिया या कुछ भी फैसला ले लिया, पहली बात तो मैं ऐसा कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कर लिया, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी भी पार्टी के किसी भी दल ने कोई मन बना लिया कि हमको ये करना है, इस वक्त परिस्थितियां आसान नहीं माना जी, दबाव बहुत है, बहुत दबाव, इमेंस प्रेशर है लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से इस समय देश का माहौल है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव को हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि उनके पास जनता को दिखलाने के लिए कुछ नहीं है। तो उस नैरेटिव को हाईजैक करने के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी फिर से एक यात्रा निकाली 6600 किलोमीटर की, जो कि मणिपुर से मुंबई तक जाएगी और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, वो भी एक मैसेज देने के फिराक में है कि किस तरीके से ऐसा बड़ा मैसेज दिया जाए इंडिया गठबंधन के खिलाफ, जिससे लोगों में ये संदेश जाए कि इंडिया गठबंधन बहुत वीक है। लेकिन ठीक है, जो भी परिस्थितियां होंगी, जैसी भी परिस्थितियां होंगी, कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश है कि अपना परिवार किसी भी तरीके से टूटने ना दे। जो भी उसको करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी उस चीज के लिए तैयार है और करती रही है। और निश्चित रूप से अगर जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, उसके लिए भी हम लोग तैयार है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कोई एक फैक्टर या कोई एक पैमाना तय करता है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी अभी भी 40 सीटें में से 39 सीटें एनडीए के पास ही है। तो हमारे पास खोने के लिए वहां पे भी कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए ही है। तो जाहिर सी बात है कि चीजें हम लोग भी बहुत ही वेट एंड वॉच की परिस्थितियों में जैसे आप हैं, लेकिन
निश्चित रूप से हम लोग तो चाहेंगे कि इंडिया घटक दल जिस मजबूती के साथ बना है उस मजबूती के साथ ही चुनाव में जाए और चुनाव को जीत के आए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए हर तरह से तैयार है, जो भी जिस भी तरीके का त्याग की जरूरत है कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है। जी चलिए मनोज यादव जी, ये बात जो आप कह रहे थे कि मीडिया नेगेटिव बना रहा है या मोदी को ऐसा दिखा रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं आप लोग को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है? मीडिया ने तो नहीं कहा था कि अखिलेश यादव से कि अजय राय को चिरकुट कहो। मीडिया ने नहीं कहा, मीडिया ने तो नहीं कहा कि ममता बनर्जी ये बयान दे कि हम कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। ना ही मीडिया कोई गठबंधन करवा रहा है बीजेपी और नीतीश के बीच, ना लालू और नीतीश के बीच कोई लड़ाई करवा रहा है। वो तो जो इनपुट आ रहे हैं वो खबर दिखा रहा है। तो ये कह देना कि नहीं सब जिम्मेदारी मीडिया की है, सब जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि आखिर आप लोग खुद क्यों नहीं बैठ करके और चीजों को सुलझाते? अगर नीतीश अलग हो रहे तो उनके अपने कुछ राजनीतिक स्वार्थ है, अगर आपके राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं होते तो आप अजय राय को चिरकुट भी कहने में आपको कोई गुरेज नहीं होता है। देखिए मानस जी, अजय राय जी को जो बात कही गई वो अजय राय जी का बयान पहले आया, और किस तरीके से बयान उनका आया था, क्या शब्द उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा था, उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। और वो बात इसलिए गलत थी कि बात हमारी मध्य प्रदेश से हो रही, मध्य प्रदेश के नेतृत्व से हो रही, कांग्रेस के नेतृत्व से हो रही, तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देने का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। अजय राय को क्या टिप्पणी करने की आवश्यकता है कि हमारा मध्य प्रदेश में गठबंधन किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा? ठीक है, कमलनाथ जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया वो अपनी बात जगह हो सकती है कि उनको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो जो टोटल परिस्थितियां आज हमें और आपको देखने को मिल रही है वो मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस का समावेशन ना होना, वहीं से एक मुझे लगता है कि मतलब आप लकीर। मानते हैं कि जड़ जड़ वहां से शुरू हुई जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें क्या था कि कांग्रेस एकला चलो की राजनीति कर रही थी, करना भी चाहिए था, उन्हीं का स्टेट था। जो खबर है, जो अंदर के सूत्रों से खबर है कि टोटल 15 सीटें इंडिया अलायंस ने मध्य प्रदेश को लेकर मांगी थी। 15 कितने में? 230 में। लेकिन कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मीटिंग में इस बात को कहा, मैं उस बात को पूरा नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमको कंफ्यूजन में रखा गया, पूरी तरीके से कंफ्यूजन में रखा गया कि सीट देने की बात कह के सीट नहीं दी गई। और फिर हमारा नेतृत्व जो हमसे बताता है कि हम इतनी भी सीटों पे लड़ लेते चुनाव अगर गठबंधन में लड़ते, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो जाता। और जो सबसे बड़ी भूल कांग्रेस ने की, मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं, मेरा राजनीतिक जीवन इतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं इस बात को कहने में सक्षम हूं, पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरा हूं। 3 प्रदेशों में जो कांग्रेस की लहर थी वो इंडिया अलायंस के दम पे थी, क्योंकि जो एक नरेटिव बनाया गया पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता और कांग्रेस नहीं हरा सकती। साउथ इंडिया की दूसरी बात हो सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस जब बना और सारे दल एक साथ आए तो तमाम सारी बातें जनता के बीच में गई और मन में जनता को लगा कि इनको हराया जा सकता है। लेकिन आप मेरी बात को गलत करिए कि मनोज यादव आप गलत कह रहे हैं, उसी नरेटिव को किसने खत्म किया? कमलनाथ जी ने। किसने खत्म किया? छत्तीसगढ़ में उनके मुख्यमंत्री ने। किसने खत्म किया? अशोक गहलोत जी ने। किसने खत्म किया? आप जो इंडिया अलायंस की आपकी ताकत थी, कितनी सीटें दे देते? मैं कहता हूं 2-4 सीटें मायावती जी को दे देते, 2-4 सीटें जैन जी को राजस्थान में दे देते, कितनी कम हो जाती? कितना बड़ा आपका वर्चस्व था कि आप 2-4 सीटें नहीं मैनेज कर सकते अपने कार्यकर्ताओं से। तो वहां से एक मेरे ख्याल से एक गलत परंपरा का शुरुआत हुआ, जिसकी वजह से आज ये यहां तक परिस्थितियां पहुंची हैं। लेकिन मैं फिर भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, डरी हुई है, और डर का कारण और कोई नहीं है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के घटक दल है, उनका वोट प्रतिशत है, उनकी ताकत है, उनके मुद्दे हैं, उनके तमाम सारे जो राजनीतिक वैचारिकता है जो देश में एक तरफ चलती दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा चलती, वो है। तो मैं तो इतना ही चाहूंगा कि कांग्रेस को अग्रिम पंक्ति में आके खड़े होके, अभी फिलहाल बिहार में क्या होगा मुझे नहीं पता है, और जो होगा उसका भी सामना किया जाएगा। क्या मतलब मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या कुकड़ू नहीं बोलेगा तो क्या सवेरा नहीं होगा क्या? मैं तो ये मान के चलता हूं हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं, हम पूरी ताकत और शिद्दत से जमीन पे जाके चुनाव हराएंगे बीजेपी को। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादियों की लड़ाई बिल्कुल बीजेपी से,
हमने कभी छोटा दिल नहीं दिखाया, हमने कभी ये रणनीति नहीं कही कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हमने कभी नहीं कहा हम संयोजक बनना चाहते हैं। भले 80 सीटों का उत्तर प्रदेश है, लेकिन हमारी भूमिका यह है कि बीजेपी कैसे हटे, कैसे पीडीए के लोगों को न्याय मिले, कैसे गरीब किसान मजदूर जो पिछड़े हैं, जो अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं, उनको कैसे उनका हक मिले, कैसे उनके तमाम सारे जो उनके ऊपर महंगाई लाद दी गई, बेरोजगारी लाद से उनके लिए बेहतर रास्ते निकाले जा सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है, प्रणबद्ध है। मैं कांग्रेस से एक ही निवेदन करूंगा, यात्रा कीजिए, आपके पास बड़े लीडर हैं, वो आपका जहाज उड़ना चाहिए, पश्चिम बंगाल के लिए आपका जहाज उड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लिए आपके पास कोई जाए ना जाए, आपको लोगों के पास जाना चाहिए, जैसे नीतीश जी और तेजस्वी जी गए सबके पास, और सबसे बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस 2024 का चुनाव जीतने के बाद आपको हमको किसी अस्तित्व में रखेगी, फिर तो क्रांति होगी, चुनाव नहीं होगा। स्पष्ट रूप से मुझे इस बात का आभास हो चुका है। चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका, तंजीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मनीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बिहार की आज यहाँ तक महसूस की जा रही, उत्तर प्रदेश तक एक तरीके से एक माहौल बना हुआ है, और तमाम तरीके की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो तूफान पश्चिम बंगाल से उठा और पंजाब से होता हुआ बिहार तक पहुंच गया है, कहीं ऐसा ना हो उसकी लहर में उत्तर प्रदेश में इंडिया का गठबंधन बिखर जाए, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।